ठीक है, अब देखो जीपी के बारे में आपको पता ही होगा, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनती है, हर टर्म में कांस्टेंट नंबर डी, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, ऐड होता जाता है, और सीरीज जो आगे बढ़ती है उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वहां पे एडिशन होता है, हर टर्म में आगे डी 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 ऐड होता है, और एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये एपी एपी का था। अब जीपी में क्या है, अगर आपकी पहली टर्म ए तो हर टर्म में आप कोई कॉमन रेशियो, किसको आर को बोलते हैं कॉमन रेशियो, आर को कॉमन फिक्स नंबर अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको जो सीरीज मिलेगी, ये जो सीरीज होती है इस तरह की सीरीज को आप बोलते हो जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हर टर्म में अपन कोई कॉमन नंबर आर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये आर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये आपकी फर्स्ट टर्म हो गई, ये आपकी सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। तो आप देख रहे हो फिफ्थ टर्म में पावर 4 आ रही है, फोर्थ टर्म में पावर 3 आ रही है, थर्ड टर्म में पावर 2 आ रही है। मतलब जो भी टर्म है उसकी जो पावर है वो एक कम आ रही है। तो वैसे ही अगर मैं nth टर्म बोलूंगा तो ए की पावर, ए आर की पावर, यहाँ पे n है तो यहाँ पे आ जाएगा n-1। तो ये मेरा जीपी का जनरल टर्म हो गया, या फिर nth टर्म हो गया, या फिर लास्ट टर्म ऑफ द जीपी हो गया। तो जनरल टर्म टी एन का फॉर्मूला हो जाएगा ए आर की पावर n-1। जनरल टर्म हो जाएगा टी आर, टी इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। यस बोलो। सर। है ना, ये आपकी जनरल टर्म हो गई। अब इसी तरह से हमें सम ऑफ एन टर्म्स का भी फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी। इन सारे टर्म्स को अगर मैं सम कर दूं तो फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये हो गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द जीपी। ये दो फॉर्मूले, और एक तीसरा फॉर्मूला और होता है, वो भी मैं यहीं पे लिख रहा हूं। अगर आपकी आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है, मतलब डेसिमल में हो, आर की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में अगर लाई कर रही है, ठीक है, -1 से 1 के बीच में, तो आप बेसिकली डेसिमल में, तो जैसे जैसे आप डेसिमल वाली नंबर बढ़ते मल्टीप्लाई करते जाओगे तो धीरे धीरे टर्म डिक्रीज होती जाएगी। पहली टर्म सबसे बड़ी होगी, फिर टर्म कम होगी, फिर कम होगी, कम होते होते तो इनफाइनाइट तक जाओगे तो एकदम टर्म जीरो की तरफ चल जाएगी। तो उस केस में अगर मान लो उन सारी इनफाइनाइट टर्म्स का अगर मैं सम करना चाहूं तो उस इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर, प्रोवाइडेड r इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पे भी r आपका 1 नहीं लेंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे r को 1 ले लोगे तो ये 0/0 बन जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना जब r नॉट इक्वल टू 1 है। r 1 होने में दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत कुछ नहीं है। अगर आप r की वैल्यू 1 रख दोगे सारी टर्म्स इक्वल हो जाएगी, सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, इक्वल। तो वो उसमें वो एपी भी कहलाएगी, जीपी भी कहलाएगी, और एन टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, n इंटू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए को आप n टाइम्स ऐड करोगे। तो पिछली बार मैंने बताया था रिपीटेटिव एडिशन मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो a को आप n टाइम्स ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, n इंटू ए। तो ये पहला फॉर्मूला जनरल टर्म का, कि किसी भी एपी की जनरल टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की पावर n-1। सेकंड फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी का, ए आर की पावर n अपॉन r-1। और थर्ड हो जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी। ये वाला ध्यान रखना कब अप्लाई होगा, जब r की वैल्यू आपकी -1 से 1 के बीच में और आपको इनफाइनाइट टर्म का सम पूछा तब आप अप्लाई करोगे a अपॉन 1 माइनस r। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इज इट अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, इसके अलावा जीपी में एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है वो समझ लेते हैं। यहां तक तो हमारे पास समझ में आ गया। जैसे जैसे हमने एपी में पढ़ा था कि अगर ए बी और सी ये तीन टर्म, ये हमको ध्यान रखना है। अगर आपको बोला है थ्री टर्म्स आर इन एपी, ये तीन टर्म अगर आपकी एपी में है तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, तो क्या बोलूंगा मैं, बी माइनस ए की वैल्यू सी माइनस बी के क्या होगी, बराबर, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। सॉरी, बी माइनस ए, बी माइनस ए आगे वाली टर्म का उसके पीछे वाली टर्म से डिस्टेंस ये डी आएगा, और सी माइनस बी भी डी आएगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो ये रिलेशन हमको ध्यान रखना है। मतलब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। अगर ए बी सी एपी में है तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है। इसी तरह से अगर मेरे को बोला ए बी सी आर इन जीपी, अगर तीन टर्म आपके जीपी में है तो इनमें आपस में क्या रिलेशन होगा। अब जीपी में रेशियो इक्वल होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस, इसलिए डी को कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस इक्वल होता है। आर को कॉमन रेशियो क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे रेशियो इक्वल होता है। अगर तीन टर्म जीपी में, मतलब बी का ए के साथ रेशियो और सी का बी के साथ रेशियो, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। कोई भी दो टर्म का, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो आप देखोगे तो हमेशा इक्वल आएगा। आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से अगर रेशियो ले लोगे तो आर के बराबर आएगा।
तो यहाँ पे b बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ये ध्यान रखना, अगर एबीसी आपका जीपी में है तो बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी, और हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। तो ये रिलेशन भी आपको ध्यान रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? बोलो, Yes, sir. Yes, दो sir. फॉर्मूले ध्यान रखना सब लोग। Yes, sir. Yes, उसके बाद sir. एक और इम्पोर्टेंट, जैसे कि अपन ने Yes. एपी में देखा था, प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि इस क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज्यादा काम आती है। तो एक बार सारी प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बता देता हूँ, उसके पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये वाला ट्राई करो। इफ दिस आर द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द जीपी, तो फोर्थ टर्म क्या होगी? एक्स, 2x प्लस 2 और 3x प्लस 3। ये बोला गया कि एपी की शुरू की तीन टर्म है, तो फोर्थ टर्म क्या होगी? कोशिश करके बताओ, सोच के। Four x plus four. हाँ, तो आपको आंसर निकालना है फोर्थ टर्म का। X plus four. चांगो में लगा तो फोर्थ टर्म भागते पता वो करो क्या मॉनिटर में। होगी। ए बी सी डी में से चार ऑप्शन में से क्या आएगा? सर -27। अच्छा, देखते हैं। तो देखो ध्यान से, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर ये तीन टर्म जीपी में है, तो अभी मैंने क्या सीखा था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी। क्लियर है? हेलो, अंडरस्टूड? किसी का माइक ऑन है? Yes, sir. ठीक है ना? एबीसी अगर जीपी में, कॉन्सेप्ट क्या लगा, एबीसी अगर जीपी में है तो ध्यान हमको क्या रखना, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यहाँ से 2 का स्क्वायर में 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे, या फिर 3x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये 4 को मल्टीप्लाई ही कर दो, एक काम करो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, है ना? सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर क्या बनेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ रही है, -1 कॉमा -4। x की क्या वैल्यू है, दो वैल्यू है। ठीक है, -1 कॉमा -4। अब आपको x पता चल गया, आपको मतलब ये तीनों टर्म पता चल जाएगी। x की दो वैल्यू आप कंसिडर करोगे, अगर -1 करोगे तो ये तीन टर्म पता चल जाएगी, -4 से भी ये तीन टर्म अलग से पता चल जाएगी। तो आपको चौथी टर्म पता करनी है। क्या पता करनी है, चौथी टर्म। तो एक बार x को -1 रख के देखते हैं। x को अगर -1 रख देंगे तो देखो क्या मेरे पास टर्म क्या आएगी, -1 कॉमा, यहाँ -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ -1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ये जीपी है क्या? No, sir. बोलो, No, क्यों नहीं है? sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. Sir, R equal है to कि नहीं है? 0 इसमें. हाँ है, जीपी है, दिक्कत थोड़ी, आर की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, है ना? फर्स्ट टर्म में अगर आप 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, 0 में फिर 0 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। जीपी है ये। तो अब इसका अगला टर्म आगे फिर क्या आएगा, 0 आता जाएगा। तो यहाँ से फोर्थ टर्म क्या है आपके पास, बोलो, 0। हाँ, है ना? आर की वैल्यू 0 भी तो सकती है, मैंने क्या था, आर पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आर की 0 है आपका, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब -4 रख दो एक बार, तो ये -4 हो जाएगा। ये कितना आएगा, -8 प्लस 2, -6, और ये कितना आ जाएगा, -12 प्लस 3, तो -9। -9। अब चेक करो क्या है, जीपी है,
मतलब आर क्या आएगा इसका कॉमन रेशियो? 3/2 -6/3/2 3 आर क्या आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा, हाँ है ना? 3/2 Yes, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? Yes, sir. -9 इंटू 3/2 दैट इज -27/2। ऑप्शन नंबर ए चेक करो। ठीक है, देखो फंडामेंटल्स पे क्वेश्चन था ये, लेकिन फिर भी आपसे हो सकता है कैलकुलेशन एरर होगी। तो आपने क्या सीखा? 3 टर्म अगर जीपी में है तो b² = AC करके पहले x पता करा। दो x = -1 से जीपी, दोनों तो जीपी ही है, दिक्कत नहीं है जीपी में, लेकिन x = -1 रखा तो कॉमन रेशियो 0 आ रहा था, और x = -4 रखने पे कॉमन रेशियो 3/2 आ रहा था। फिर हमने फोर्थ टर्म पता कर लिया। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब ये ट्राई करो। इन एन जीपी इफ a1 + a2 + a3 = 13। एक मिनट, क्वेश्चन अधूरा है यहाँ पे, पूछा क्या है वो तो बताया ही नहीं है। ठीक है, छोड़ दो इसको, अभी के लिए रहने दो। चलो ये ट्राई करो। फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकंड टर्म गिवन है और एट्थ टर्म गिवन है, तो पूछा एन क्या हो सकता है जीपी में। फर्स्ट टर्म गिवन है n की पावर -4, सेकेंड टर्म गिवन है n की पावर n, और एट्थ टर्म गिवन है n की पावर 52। जीपी है ये, तो पूछा n क्या हो सकता है, करो कोशिश। हो गया? हेलो, बताओ कैसे No, करेंगे? sir. सर अभी करो कोशिश। फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, एट्थ टर्म दिया है, वो बोला ये सब जीपी में है, तो बस अप्लाई कर दो कॉन्सेप्ट जीपी का। फर्स्ट टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है। Sir, क्या आ रहा है? 8 4? अच्छा 4 आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। Sir, चलो 7 है आंसर। 7 आ रहा है, अच्छा अच्छा, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट टर्म मान लो ए है, तो ए आ जाएगा आपका 1/n⁴। Sir, option सेकेंड टर्म, B. ओके सबका अलग अलग आ रहा है, देखते हैं चलो। सेकेंड टर्म a इंटू आर, a⁴n, 7 एट्थ टर्म मतलब ar⁴7 = n⁴52, ये दिया हुआ था। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar⁴7। अब इन इन शुरू की दो इक्वेशन से क्या आएगा? अगर यहां से मैं r निकालना चाहूं तो दोनों को डिवाइड करूंगा तो r आ जाएगा।
तो AR अपॉन A इक्वल टू n की पावर 4 अपॉन 1 अपॉन n की पावर 4। इन दोनों को डिवाइड कर दें अगर, A कैंसिल, तो R कितना आ जाएगा, सॉरी n की पावर n अपॉन n की पावर 4 है, n की पावर n अपॉन दिस, n ऊपर चला जाएगा, n की पावर n प्लस 4, R इक्वल टू n की पावर n प्लस 4। अंडरस्टूड? Yes, sir. R आ गया। Yes, sir. आप चाहो, अच्छा A तो ऑलरेडी दिया हुआ ही है, A पता है, R पता है, अब ये वैल्यू यहाँ रख दो इसमें। तो A इंटू आर की पावर 7 दिया हुआ था, तो A कितना है, 1 अपॉन n की पावर 4 इंटू आर की पावर 7 इक्वल टू n की पावर 52। अब बेस सेम में डिवाइड हो रहा है, पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, तो जगह 7n प्लस 28 माइनस का 4 इक्वल टू n की पावर 52। पावर को आपस में पावर से कंपेयर कर लोगे तो 7n प्लस 24 इक्वल टू 52। यहाँ से जगह 7n इक्वल टू 52 माइनस 24 कितना है, बोलो। Sir, 28. 28, ठीक है। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 4। क्लियर है? सर टफ थोड़ी है, बस वैल्यू Yes, पुट अप sir. करिए, आपके सामने बस दिखने में अजीब दिख रहा था, कुछ अलग थोड़ी किया मैंने। ए पता था, ए की वैल्यू यहाँ रखी, आर निकल गया, ए पता है, आर पता है, दोनों की वैल्यू यहाँ रखी, एन पता चल गया। अंडरस्टूड? 3 इक्वेशन थी, 3 अननोन थे। समझ में आ रहा है? यस सर Yes, sir. Yes, sir. ठीक, यस अब ये ट्राई करो। जेई मेंस 2021 में आया हुआ था, जो भी बस गिवन डेटा उतारो, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता करो। फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होगा तो फिर सब निकल जाएगा। करो कोशिश। बोलो, हो गया? अटेम्प्ट हो गया? सर डी ऑप्शन। क्या आ रहा, डी टेली? यस सर 35। बाकी लोग भी अपना अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखे, इसका जो आंसर आ रहा हो। Yes, sir. 35. अच्छा ठीक है। In an increasing GP, the sum of the second term and the sixth term is given.
second term and the sixth term. The product of the third and the fifth term. Third term क्या हो जाएगा? AR square. Fifth term AR power 4 equal to 25. Increasing GP है, ठीक है। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है? आर आपका, देखो चलो बताते हैं। यहां से क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 25। ये हो जाएगा ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। पार्ट कट हो रही है। हाँ, तो यहाँ से ए आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? +-5, है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर 25 है तो 25 कब बनेगा? जब या तो 5 हो या +-5, मतलब 5 हो या -5 हो, है ना। हमेशा ध्यान रखना, स्क्वायर जब भी उधर जाके रूट होता है, स्क्वायर उधर जाके अगर स्क्वायर रूट में जाता है तो 25 यहाँ पे आता है और बाहर प्लस और माइनस आता है, दो साइन आता है। तो ए आर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी +-5। अब सिंस बोला गया इंक्रीजिंग जीपी है, तो आर क्या लोगे आप? +5 के -5? +5। +5 सर। क्योंकि इंक्रीजिंग है ना, नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इस तरह से आएगा। तो आर आ गया यहाँ पे, आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मेरे पास ए आ जाएगा। बोलो 5 की पावर 5, ये तो थोड़ा लेंदी चला गया। क्या पूछा क्या था वैसे, ये देख लेते पहले, क्या पता इस डेटा का ही यूज हो जाए। पहले जो पूछा उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या पूछा था मेरे को? सम ऑफ फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म एंड एट्थ टर्म। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब यहां से कुछ फायदा होगा क्या? सर हमें AR थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम दिया है। सर AR is equal to 5। ए आर इक्वल टू देखो यहाँ पे ए आर क्यूब तो मुझे पता है, ए आर क्यूब की वैल्यू 5 होगी। ए आर पार 5 और ए आर दिया हुआ है, फिर भी एक ए आर बच जाएगा ना। ये आर पावर 7 बच जाएगा इसमें से। और क्या कर सकते हैं आर पावर 7 निकालने के लिए? सर AR कॉमन ले लो। ए आर कॉमन ले लें, उससे फायदा क्या होगा? ए आर क्यूब भी कॉमन ले सकते हो कह रहे हो आप, लेकिन यहाँ पे बचेगा 1+r² + r⁴। ये कहां से निकालोगे? यहां से अगर आप ए आर कॉमन लेते हो तो 1+r⁴ आता है ना। अगर ए आर कॉमन लूंगा तो 1+r⁴ आएगा, और यहां से 1+r⁴ अलग से निकल जाएगा। तो ये देखो ये आ जाएगा ए आर AR क्यूब। क्यूब की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। सर ए आर क्यूब की जगह 5 रख दो मान लो, चलो। तो यहाँ से आ जाएगा 1+r² + r⁴ हो गया सॉल्व। चलो हाँ, ए आर क्यूब की जगह अपन ने क्या रख दिया? 5। देखो ध्यान से, है ना। बोलो यस सर। यस सर। एक मिनट, मेरा सर कंसंट्रेशन में लो। आर 5 थोड़ी है, ए आर क्यूब आपका 5 है, आर थोड़ी 5 है, सॉरी। आर पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ। यहाँ से आया था ए आर क्यूब आपका 5, आर की वैल्यू नहीं आई थी, सॉरी मेरा थोड़ा सा मैंने गलती से लिख दिया। ए आर क्यूब इक्वल टू 5 है, लेकिन आर तो है ही नहीं आपके पास, आर तो निकालना पड़ेगा ना।
यहाँ पे आप पुटअप कर दो, ए आर क्यूब की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते, ए आर प्लस ए आर क्यूब, इसमें से अगर निकालने फिर भी काम नहीं हो रहा है। और सोचो और क्या कर सकते हैं। सर जो थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म है अगर हम उससे ए आर की वैल्यू कॉमन निकाल देते थर्ड टर्म और सिक्स टर्म से क्या निकालना है? हैं ए आर की वैल्यू कॉमन। अगर यहाँ से ए आर कॉमन लोगे तो यहाँ से आएगा 1 प्लस आर की पावर 4, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 प्लस आर की पावर 4 वैसे है। चलो देख एक बार ट्राई कर लेते हैं। ए आर क्यूब प्लस ए आर क्यूब, आर स्क्वायर को अलग रखा, 1 प्लस आर की पावर 4 को अलग रखा। तो ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर की पावर 4 बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या बचा है? ए आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर। तो इसकी जगह अगर मैं 5 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कॉमन और बचा हुआ टर्म को 25 बाई आर लिख दूं, यहाँ से कितना आ जाएगा? आर से आर कैंसिल, 25/2 सॉरी 25/2, यहाँ पे आ जाएगा 25 आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 आर स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना? 35 आर स्क्वायर बाई 2। लेकिन फिर भी आपके पास एक आर स्क्वायर आ रहा। अब इन दो इक्वेशन की मदद से आर स्क्वायर कैसे निकालोगे? ए को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ए की जगह क्या लिख सकते हो? 5 बाई आर क्यूब। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है इसमें, मतलब अपनी स्टार्टिंग यहाँ तो कहीं ना कहीं गड़बड़, डिवाइड करके कुछ और सोचना पड़ेगा। आर स्क्वायर में इक्वेशन बनाते, रुको चलो एक बार शुरू से कर रहा हूँ मैं, एक से देखो यहाँ से बन गया है खैर, लेकिन आपको मैं प्रॉपर्ली करके दिखा रहा हूँ। सुनो एक बार ध्यान से, देखो आपके पास क्या क्या गिवन था? सम ऑफ द सेकंड टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म, ध्यान से देखना सब लोग। 25/2 सेकेंड टर्म मतलब ए आर प्लस ए आर की पावर 5 इक्वल टू 25/2। कैसे भी करके आर में एक रिलेशन डेवलप कर लेते हैं, और यहाँ से जैसे आप ए कॉमन ले सकते हो चाहो तो आर प्लस आर की पावर 5 इक्वल टू 25/2। अब ए की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन से रखते हैं। सेकेंड इक्वेशन में क्या बोला था? प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज 25। तो थर्ड टर्म क्या होगी? ए आर स्क्वायर। फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 4 इक्वल टू 25। यहाँ से आपके पास आया था ए स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 25। तो ए आर क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25। यहाँ से आ जाएगा ए आर क्यूब इक्वल टू प्लस माइनस 5। यहाँ से ए कितना आ जाएगा? 5 बाई आर क्यूब आया ना। तो ए की जगह क्या लिख देंगे? 5 बाई आर क्यूब इंटू आर प्लस आर की पावर 5 इक्वल टू 25/2। यहाँ तक समझ में आया सबको? ए की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, क्लियर है? यस सर। अब ऊपर से आर कॉमन आ जाएगा, ऊपर से आर कॉमन आएगा तो 1 आर की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 5/2। अब ये सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें क्या करोगे? आर स्क्वायर को टी मान के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पूरी इक्वेशन पावर 4 और पावर 2 में है, तो आर स्क्वायर को टी मान के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ से आपके पास आया क्या? 1 प्लस आर की पावर 4 ना, इक्वल टू 5/2। आर स्क्वायर को हमने टी माना, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू 5t। तो हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2t इंटू टी माइनस 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई, 1/2 2। t मतलब कौन था? आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर या तो 1/2 होगा या 2 होगा। अब इंक्रीजिंग है तो 2 ही ले लेते, क्योंकि 1/2 डेसिमल मिला तो डिक्रीजिंग हो जाएगी। तो आर स्क्वायर हमने ले लिया 2,
आर की वैल्यू आ गई √2, पॉजिटिव ले ली। आर आ चुका है, अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ए भी आ जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा 5/r³, तो 5/2√2। क्लियर है? ए पता चल गया है, आर पता चल गया है। अब हमको जो तीनों का सम पूछा था, 4th 6th और 8th, वो निकल जाएगा, Yes, sir. है ना? तो 4th 6th और 8th का सम पूछा था, यहाँ वैल्यू पुटअप करके अब आंसर निकाल लेना। ar³ प्लस ar⁵ प्लस ar⁵7, ar³ कॉमन आ सकता है, 1 प्लस r² प्लस r⁴। वैल्यू पुटअप कर देना, r² मतलब t कितना है, r² की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 इंटू ar³ भी निकाल लोगे आप, ar³ तो अपने निकाला हुआ था ना ऑलरेडी, 5, तो 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 35। अंडरस्टूड और नॉट? ए की भी जरूरत नहीं पड़ी, ar³ की Yes, sir. डायरेक्ट वैल्यू रखते थे, बिना ए की काम हो गया, सिर्फ आर निकालना था। तो देखो आपने क्या करा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में क्वेश्चन आते हैं, दोनों में से ए को एलिमिनेट करके आर पता कर लिया, और फिर जो वैल्यू पूछी थी वो आंसर निकाल लिया। क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes. ये वाला ट्राई करो। सर लास्ट टर्म में, हाँ बोलो। सर लास्ट के a+r² अपॉन r² बाई टर्म। क्या हो गया, a प्लस r⁴ अपॉन r² था, ऊपर नीचे से r कॉमन ले लिया ना, यहाँ से r और यहाँ से r कैंसिल कर दिया, तो ये बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया फिर। क्लियर है? यहाँ पे हमने r² को t माना है, r² की जगह t मान लिया है, तो r² की जगह t मानोगे तो r⁴ क्या हो जाएगा, t²। यहाँ से क्या आएगा, 1 प्लस t² अपॉन t इक्वल टू 5/2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। आ रही बात समझ में? Yes, sir. बोलो। ओके सर। ओके, एक बार खुद से करना, कैलकुलेशन टफ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। सब लोग सोचो इसके बारे में, ढंग से क्वेश्चन पढ़ो, गिवन डेटा उतारो।
डन. व्हाट इज आंसर? डी, ए बी सी डी? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी. ओके, चलो करते हैं. Three positive numbers forms an increasing GP if the middle term of the GP is double the new numbers are in AP. ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेई में जिसमें एपी और जीपी मिक्स फॉर्मेट में पूछा जाता है. तो ध्यान से देखो ऐसे क्वेश्चन को करें कैसे. थ्री पॉजिटिव नंबर फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी. तो तीन पॉजिटिव नंबर फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी. तो अपन तीन नंबर को मान लेते हैं ए आर और ए आर स्क्वायर. ये हमने मान लिया कि मान लो ये तीन नंबर मेरे जीपी के हैं. इफ द मिडिल टर्म इज डबल्ड, अगर मिडिल टर्म को डबल कर दें, मिडिल टर्म को डबल कर दें, तो ये जो बची हुई टर्म्स हैं ये किस में आ जाएगी? ये जो तीनों टर्म है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अब एपी में. किस में कन्वर्ट हो गई? ये एपी में. हाँ है ना? यस सर. तो पूछा कि आर की वैल्यू क्या होगी. अच्छा, अब अगर ये एपी Yes, में sir. है तो अभी अगर तीन टर्म एपी में, तो अभी हमने क्या सीखा था? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म. कभी भी तीन नंबर एपी में दिखते हैं एक ही तरीका अपनाया करो. टू बी इक्वल टू ए प्लस सी. टू बी इक्वल टू ए प्लस सी. अंडरस्टूड और नॉट? सर यस तो जगह फोर ए आर इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर. ए कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, तो फोर आर इक्वल टू वन प्लस आर स्क्वायर. यहां से कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन इक्वल टू जीरो. तो यहां से आप आर की वैल्यू निकालनी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. फोर प्लस माइनस यहाँ पे बनेगा 12. 12 मतलब 4√3 बाई 2. तो 2 प्लस √3, करेक्ट? 2 प्लस 2√3, सॉरी क्या आएगा यहाँ से देखो. ऊपर से आप क्या कॉमन, एक मिनट, कुछ गलती तो नहीं हो गई है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. पूछा क्या था? कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो निकल रहा है. 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास आंसर में? 2 प्लस माइनस 2√3. तो आपका अलग क्यों आ रहा था, या फिर मैंने कहीं गलती करी? देखो चेक करो. सर सर 2 फोर √3 है. कॉमन ले. अच्छा, फोर, रूट हाँ 12 की 2√3 वैल्यू. आएगा. हाँ, मैं यहाँ पे 2√3 आएगा, सॉरी. यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 2√3. क्लियर है? 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2 प्लस माइनस √3. सही है? Yes, sir. यस यस सर. यस तो आप सर. कौन सा लोगे, प्लस के माइनस? प्लस. प्लस प्लस. क्यों लेंगे प्लस? क्योंकि क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है? इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग और पॉजिटिव है ना? नंबर. ठीक है, वेरी गुड. अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर. सर. Yes, sir. अब ये ट्राई करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को प्रूव करो.
ध्यान रखो आपको लॉग क्रिएट करना है। देखो a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z। अच्छा एक्स वाई जेड अगर जीपी में, तो बताओ इनमें तीनों में क्या रिलेशन होगा? सर z upon y is equal to y y upon x. square is equal to x into z. हाँ वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू जेड, यही अप्लाई करना हर बार। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, हाँ है ना। Yes, sir. आप एक्स वाई जेड की Yes, वैल्यू sir. यहाँ से पता करनी है, तो देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं अपन, ए की पावर एक्स इक्वल टू बी की पावर वाई है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। पावर आगे आ जाती है लॉग के केस में, तो एक्स इंटू लॉग ए इक्वल टू वाई इंटू लॉग बी। तो यहाँ से एक्स अपॉन वाई का रेशियो आ जाएगा लॉग बी अपॉन लॉग ए, लॉग बी अपॉन लॉग ए। इसी तरह से बचे हुए दो को इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y बाय जेड का रेशियो। तो y बाय जेड का रेशियो क्या आ जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग बी। और इसी तरह से फर्स्ट और लास्ट का अगर अपन इक्वेट कर दें, तो x बाय जेड का रेशियो आ जाएगा लॉग सी अपॉन लॉग ए। समझ में आ रहा है? Yes sir. ओके अब यहाँ पे आपके पास रेशियो आया, तो क्या यहाँ पे भी रेशियो क्रिएट कर सकते हैं? वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें, तो यहाँ बनेगा एक्स बाय वाई और क्या बनेगा जेड बाय वाई, आया ना। Yes, sir. एक्स बाय वाई हमको दिया हुआ है लॉग बी अपॉन लॉग ए, और जेड बाय वाई कितना हो जाएगा इसका उल्टा लॉग बी अपॉन लॉग सी। क्रॉस मतलब ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, इसको नीचे से नीचे मल्टीप्लाई उधर भेजोगे, तो यहाँ से क्या आएगा लॉग बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए इंटू लॉग सी, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया। तो यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ, मतलब ये जीपी में होंगे, मतलब लॉग ए लॉग बी और लॉग सी किस में होंगे जीपी में। अंडरस्टूड? ये प्रूव करना था। Yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो चीजें डुएबल, बस ध्यान रखना है आपको। अब की पॉइंट ध्यान रखो, लिखते जाओ एक एक करके। अगर A1 A2 A3 अगर जीपी में है, सबको अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं या सबकी पावर k कर दूं, तो अभी भी जो सीरीज बनेगी वो भी जीपी में ही रहेगी। A1 A2 A3 अगर जीपी में है, तो इन सब टर्म को अगर आप कोई कांस्टेंट नंबर k से मल्टीप्लाई कर दो या पावर भी k चढ़ा दो, तो भी सम जीपी में रहेगी। ए बी सी डी आर इन जीपी, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म का एडिशन भी जीपी में रहेगा या सब्सट्रैक्शन। ये रहने दो, ये इतना काम भी नहीं आता, इसको ध्यान मत रख। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी आप हटा सकते हो, बहुत रेयरली यूज होती है, जो काम काम का वो ज्यादा याद करते हैं। जैसे हमने एपी में एक चीज पढ़ी थी, सम ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल, वैसे जीपी में क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ द टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, जैसे A1 A2 A3 A9 A10 A11 मान लो ऐसा है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट इक्वल टू थर्ड का थर्ड लास्ट के साथ प्रोडक्ट, एंड सो ऑन। क्लियर है? Yes sir. तो प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर इक्वल। कभी भी टर्म्स अज्यूम करने जीपी में, तो 3 टर्म अज्यूम करने तो a बाई आर ए आर, 4 टर्म करने तो ये, 5 टर्म करने तो ये। ठीक है, जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म अज्यूम करने रहते हैं ना, तो कैसे तरीका क्या रहता है, मिडिल टर्म को a मान लो, फिर आगे वाली निकालने के लिए r मल्टीप्लाई करो, पीछे वाली निकालने के लिए r से डिवाइड करो। 5 टर्म चाहिए तो मिडिल टर्म को a मानो, आगे वाली को निकालने के लिए r से मल्टीप्लाई करो, पीछे वाली को निकालने के लिए r से डिवाइड करो। क्लियर है? तो 3 टर्म 5 टर्म, जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म चाहिए, 4 टर्म अगर चाहिए,
तो 4 टर्म में क्या होगा, मिडिल के 2 टर्म ए बाई आर और ए आर होते हैं, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर होता है। कॉमन रेशियो क्या होता है, आर स्क्वायर। इधर आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ए बाई आर क्यूब। तो कभी भी टर्म्स को लेने का तरीका ये होता है। और एपी में क्या होता है, एपी में सेम ये तरीका अपना सकते हो। एपी में अगर आपको 3 टर्म चाहिए, मिडिल टर्म को ए मानो, इसके जस्ट आगे वाली क्या आ जाएगी ए प्लस डी, इसके जस्ट पीछे वाली क्या आ जाएगी ए माइनस डी। 5 टर्म चाहिए तो मिडिल टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, A minus D, ए माइनस डी, ए माइनस A 2d। minus 2D. हाँ, बस मिडिल टर्म को ए मानो, आगे की तरफ ए ऐड करो, पीछे की तरफ डी सब्सट्रैक्ट करो, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो तरीका होता है टर्म्स अज्यूम करने का। इसी तरह से एक, चलो ये क्वेश्चन करो ट्राई। देखो सम ऑफ 3 टर्म दिया हुआ है, अंदर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है। तो जब भी आपको प्रोडक्ट दे तो टर्म को ये वाला अज्यूम करना फायदा रहता है, क्योंकि इसको जब प्रोडक्ट करोगे तो आर और आर अपने आप कैंसिल हो जाता है। जब भी प्रोडक्ट दे तभी आप ये टर्म अजम्पशन मानना। बाकी केसेस में नॉर्मल मान सकते हो ए आर स्क्वायर, लेकिन जब भी आपको प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी दे तो आप इस तरह की टर्म्स अज्यूम करना। ओके सॉल्व, Yes, sir. आसानी था, इतना टाइम Yes, थोड़ी sir. लगेगा। The sum of the first 3 term of a GP given their product is given। तो 3 टर्म जीपी में अज्यूम कर लेते हैं ए बाई आर, ए और ए आर, इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट यूज कर लो। तो प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, आर और आर कैंसल, ए आ जाएगा 1। अब सम दिया हुआ है, सम में पुटअप कर देते हैं। 39/10, आर की ए की वैल्यू 1 रखोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 39/10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा, तो आएगा 10r स्क्वायर इक्वल टू 10r इक्वल टू 39r। 39r इधर आके माइनस होगा तो माइनस 29r बचेगा, प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट चाहिए 100, तो 25 इंटू 4 हो जाएगा, Yes, sir. 25r माइनस 4r, 25 4 जो 100 ही होता है। 5r कॉमन, r माइनस 1, यहां से 2 कॉमन, क्या हुआ देखना एक बार कैलकुलेशन में। सिर्फ -5R की जगह -25R।
सॉरी हाँ 25 आएगा। तो यहाँ से 5R कॉमन, क्या बचेगा 2R माइनस 5, यहाँ से -2 कॉमन, 2R माइनस 5, तो 5R माइनस 2 और 2R माइनस 5। तो R की दो वैल्यू आई 2/5 5/2। ठीक है, तो आपको दो तरह की टर्म्स मिलेगी, एक बार 2/5 रख के 3 टर्म आएगी और एक बार 5/2 रख के आएगी। क्लियर हो गया? Yes, sir. ए पता है, आर पता है, Yes, टर्म्स sir. कब लिख सकते हो? अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, Sir. Yes, sir. ओके, चलो ये ट्राई करो। अभी जो प्रॉपर्टी बताई थी उनका प्रॉपर्टी का यूज करना। टर्म सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। कुछ सोचा? Sir, और एक मिनट, एक बार इसका तरीका सीखो। देखो आप लोग जो तरीका अपना रहे हो, देखो कितनी टर्म से 7 टर्म है ना? और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट 4 का दिया हुआ है A3 A5 A1 A3 A5 A7। तो क्या ये टर्म्स इक्विडिस्टेंस है क्या बिगिनिंग एंड एंड से? हाँ है ना? A1 A7 का प्रोडक्ट A3 A5 के बराबर होगा। अच्छा मिडिल में A4 आ रहा है, तो मिडिल वाले को कैसे लिखोगे? A4 इंटू A4, याद आ रहा है? yes, sir. Yes, जैसे sir. हमने वहां पे देखा था एपी में भी मिडिल को टर्म को 2 बार लिखना पड़ता है आपस में इक्वल करने के लिए। तो A1 इंटू A3 A7 का प्रोडक्ट A2
into A6 का प्रोडक्ट, A3 into A5 का प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू A4 into A4 का प्रोडक्ट। तो अब इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमारे पास A4 into A4 आ जाएगा, तो A1 into A3 इक्वल टू A5 into A7। इसकी वैल्यू आपको गिवन थी 1/1296। ये भी किसी न किसी की अच्छी पावर होती है, पता कर लो किसकी होती है। तो A1 into A7 को साथ में रखा, A3 into A5 को साथ में रखा, तो ये हो जाएगा A4 का होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा A4 का होल स्क्वायर। सही है, तो जाएगा A4 की पावर 4। यहां से पता कर लो कि आप A4 आ जाएगा यहां से। ये किसकी पावर 4 होता है, चेक करना एक बार। 1296, आई थिंक पीछे 6 आ रहा था, 36 36 1/6 की पावर 4 होता है। तो A4 आ जाएगा आपके पास 1/6। अब देखो A2 प्लस A4 ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पे A2 की वैल्यू आ जाएगी, वो भी कितना आएगा 1/6। A2 पता है, A4 पता है, A और R आ जाएगा। आप आया ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, A2 मतलब AR, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये 1/36 आएगा। Yes, sir. AR की वैल्यू कितनी आएगी 1/36, और AR क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/6। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके A और R पता कर लेना। A और R आ जाएगा, फिर जो भी पूछेगा वो आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टी, अदरवाइज कैलकुलेशन बहुत लेंदी जाती है अगर आप प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे तो। प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर इक्वल। उस प्रॉपर्टी को यूज करके मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अंडरस्टूड और नॉट। Yes, sir. बोलो। Yes, हाँ, sir. ये बोलो। Yes, sir. हैंड रेस किया है आपने, बताओ। हैंड रेस किया है यश, कोई डाउट है? एनीवन एल्स, किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे अपन ने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड आर इक्वल। इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, फिर आज हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे और आगे की और प्रॉपर्टी देखेंगे। Okay, sir. ओके, थैंक यू एवरीवन। Bye, sir. बाय एवरीवन।